हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। इससे पहले की क्लासेस हमारी हो चुकी है और हमारा जो चल रहा है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन चल रहा है। ठीक है, भौगोलिक विभाजन में हमने दक्षिणी स्तर से आपको बता दिया है कि गंगा के मैदान से लेकर के गंगा के मैदान और तराई क्षेत्र, ये दो चीज़ें हमारी हो चुकी है। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इसके उत्तरी हिस्से भावर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और दून क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, भाबर, शिवालिक और दून, ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भावर क्षेत्र, इससे पहले दक्षिणी हिस्से, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से से जो हमारा गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान से हमने तराई क्षेत्र और गंगा के मैदान, ये दो टॉपिक क्लियर कर दिए। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो उससे उत्तरी हिस्से के भाग हैं, जैसे भावर क्षेत्र। भावर के बाद हम शिवालिक और दून द्वार भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र का निर्माण प्लेस्टीन युग से, कौन से युग से, प्लेस्टीन युग से भावर क्षेत्र का निर्माण माना जाता है, प्लेस्टीन युग से। ठीक है, प्लेस्टीन युग, पहले देख ले कि भावर क्षेत्र है कहाँ से। भावर क्षेत्र आपके पश्चिमी हिस्से से, यहाँ से पश्चिमी से देहरादून जिले से, और यहाँ से करते हुए पौड़ी अल्मोड़ा को टच करते हुए आपके यूं डायरेक्शन में चंपावत तक, चंपावत से यानी कि आपका पश्चिम से पूर्व तक के हिस्से में चंपावत जिले से देहरादून जिले तक का भावर क्षेत्र ये फैला हुआ है। ठीक है, और इस भावर क्षेत्र की जो चौड़ाई है, ये पट्टी ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसकी जो चौड़ाई मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र की जो चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है, देहरादून से चंपावत जिले तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, देहरादून से चंपावत फैला है 10 से 12 किलोमीटर में। तो इस स्थिति में इसका निर्माण होता कैसे है, जब आसन जैसी नदियां, यानी कि जो पहले भावर क्षेत्र में बहती और तीव्र वेग वाली अन्य जो नदियां प्लेस्टीन टाइम पे बह के आती थी, तो अपने साथ भारी वजनी अवसाद कंकड़ पत्थर लेके आते थे। ठीक है, और वही कंकड़ पत्थर शिवालिक क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में जा करके जैसे जैसे वेग कम होता जाता था, वो इस तरीके से बिछने शुरू हो जाते थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में बिछने, इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जब बिछते थे, तो ऊपर शिवालिक या हिमालयन क्षेत्र से, मध्य लघु हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियां जब इस तरीके से आती थी, तो इन पत्थर कंकड़ वालों में लगभग ये नदियां लुप्त सी नजर आती थी। कैसे, मतलब इनका दिखना बंद हो जाता था, सिर्फ पत्थर कंकड़ इस भावर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नदियां आपको बिल्कुल लुप्त दिखती हुई नजर आती, लेकिन जैसे जैसे ये भावर क्षेत्र से तराई क्षेत्र की ओर निकलती है, तो नदियां फिर से दिखना शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर पानी का जो अभाव है वो देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि पानी जो है अंदर से रिसाव करके निकल रहा होता है, ऊपर आपको सिर्फ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, और यही खासियत है भावर क्षेत्र की। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो भावर क्षेत्र है, हमने कहा कि गंगा का मैदान हमने यहाँ से शुरू किया, गंगा के ठीक उत्तरी में हमने क्या पढ़ा था, तराई क्षेत्र, और इसी तराई क्षेत्र के उत्तर में ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये है भावर क्षेत्र की। किसके, भावर क्षेत्र की। नॉर्मली जो एवरेज चौड़ाई हम देखते हैं 10 से 12 किलोमीटर है चंपावत से देहरादून तक, लेकिन पश्चिमी हिस्से में इसकी जो लेंथ है, क्योंकि जौनसार का भावर क्षेत्र, जौनसार भावर क्षेत्र, जौनसार का कुछ हिस्से, यानी कि देहरादून पश्चिमी क्षेत्र में भावर क्षेत्र की जो एवरेज चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। कितनी है,
50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको पूछा जाए कि भाबर क्षेत्र की चौड़ाई किस दिशा में ज्यादा है, पूर्व या पश्चिम, तो आपको निश्चित तौर से देखना है कि पश्चिम, यानी कि देहरादून का लगभग आधा हिस्सा भाबर क्षेत्र में आता है। ठीक है, कुछ हिस्सा शिवालिक श्रेणी में भी आते हैं जो हम इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि भाबर क्षेत्र का निर्माण कौन से युग में होता है, तो प्लीस्टीन युग में। कौन से युग में? प्लीस्टीन युग में भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। भाबर क्षेत्र की एवरेज यानी कि औसत चौड़ाई कितनी है, तो 10 से 12 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि भाबर क्षेत्र की किस दिशा में या किस ओर से, किस जिले से एवरेज चौड़ाई अधिक है, तो देहरादून या पश्चिमी दिशा से। कितनी है, तो 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और तीसरी बात दोस्तों, हमने बताया था कि जो नदियां बहती है इन बड़े अवसादों से, पत्थर कंकड़ों के बीच में नदियां लुप्त हो जाती है, नदियों का दिखना बंद हो जाता है। तो इस कारण क्या, इस क्षेत्र की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पर कृषि करना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। फिर भी कुछ हिस्सों में कृषि के लिए एक भूमि बनाई जाती है, लेकिन उसमें उपज उतनी नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे स्टार्ट शिवालिक श्रेणी। इससे पहले पढ़ा हमने भाबर क्षेत्र, अब हम उसके ठीक उत्तरी हिस्से में आ चुके हैं जहां पर हम देखेंगे शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में इसकी जो औसतन चौड़ाई मानी जाती है वो 12 से 20 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है, और यहीं से इस शिवालिक श्रेणी से ही हमारे हिमालय के पर्वतें, चोटियां स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसी हिमालय श्रेणी के इस शिवालिक श्रेणी को क्या कहा जाता है, हिमालय के पाद। हिमालय के पाद अर्थात पाद मतलब पैर, यानी कि हिमालय जो है इस शिवालिक श्रेणी पर टिका हुआ है, ये इसके पैर हैं। यहाँ से हिमालय श्रेणी के पैर पसरने शुरू हो जाते, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी को ही हिमालय के पाद कहा जाता है। ठीक है, और इसकी औसतन चौड़ाई 12 से 20 किलोमीटर है, और इस शिवालिक श्रेणी में जो पर्वत चोटियां छोटी छोटी पाई जाती हैं, उनकी जो हाइट होती है वो 700 से 1200 मीटर की एवरेज में रहते हैं। ठीक है, इस शिवालिक श्रेणी के आगे बताने से पहले आपको बता दें कि पौराणिक किंवदंतियों में ये भी कहा जाता है कि जो शिवालिक श्रेणी है, इन्हें पहले क्या कहा जाता है, शिव जी की भौं कहा जाता था। भौं बोले तो आंखों की जो ऊपर की जो पट्टियां हैं, इनको भौं बोलते हैं। शिव जी की भौं इन शिवालिक श्रेणी को भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इस पर्वतीय श्रेणी में क्या, कौन सी नदी, शिवालिका नामक नदी, शिवालिका नामक नदी पौराणिक काल में इस शिवालिक श्रेणियों में बहती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम शिवालिक पड़ा था। ठीक है, और इस पौराणिक काल में इस शिवालिक श्रेणी को कहा जाता था पूर्व में मैनाक पर्वत। कौन सी पर्वत, मैनाक पर्वत इस शिवालिक श्रेणी को पूर्व में कहा जाता था। ये तो थी पौराणिक किंवदंतियां। अगर हम इसकी वन संपदा में देखें तो शीशम, बुरांस, चीड़, कई प्रकार के देवदार इस शिवालिक श्रेणी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कृषि के लिए ये उपज है कुछ हद तक। ठीक है, और पौराणिक काल में जो सुसवा नदी और आसन नदी है देहरादून क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी में, ये नदियां जो अवसाद लेके आती है, ये कृषि के लिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत उपजाऊ होती है, तो इस क्षेत्र को कृषि के लिए उपजाऊ भी माना जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी को उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी कहा जा रहा है, लेकिन इसी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिसमी की पहाड़ियां कहाँ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वो मिसमी की पहाड़ियां हैं, उसी मिसमी नाम को उत्तराखंड में शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शिवालिक के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में इस शिवालिक श्रेणी को मिसमी, अबोला और डाफला, अबोला, डाफला और मिसमी, इन नामों से अरुणाचल प्रदेश में इस शिवालिक श्रेणी को जाना जाता है। ऐसे ही प्रकार की जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं, और कई बार आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है कि मिसमी की पहाड़ियां कौन से राज्य में है।
ठीक है। तो मिसमी की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, और उस मिसमी की पहाड़ियों का जो शेप और ढांचा है वो सेम शिवालिक श्रेणी की ही तरह ही है। ठीक है। तो इस शिवालिक श्रेणी को अरुणाचल में कहा जाता है डाफला, मिसमी और अबोला। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कहा जाता है इसे जम्मू की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? जम्मू की पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी में से जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर ध्यान दे तो शिवालिक श्रेणी हमने कहा था कि गंगा के मैदानों से ठीक ऊपर तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र के ऊपर ठीक भावर क्षेत्र है। ठीक है, जो हमने अभी कवर किया। और ठीक इस भावर क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में यहाँ से हमारी शिवालिक श्रेणी शुरू हो जाती है। देखते हैं ये शिवालिक श्रेणी जो है उत्तराखंड के 7 जिलों में फैली हुई। कहाँ कहाँ? उन 7 जिलों को बताते हैं। यहाँ देहरादून से स्टार्ट है, देहरादून 1। दूसरी आपकी टिहरी के दक्षिणी क्षेत्र में है 2। पौड़ी के मध्यवर्ती क्षेत्र में है 3। ठीक है। अल्मोड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में है 4। नैनीताल के मध्यवर्ती क्षेत्र में है 5। और हरिद्वार के उत्तरी हिस्से में है 6। और यहाँ से ले लेते हम बागेश्वर चंपावत क्षेत्र, यहाँ बागेश्वर में इनमें नहीं है, यहाँ चंपावत क्षेत्र में यहाँ से भी शिवालिक श्रेणी मिलती है। यानी कि हम अगर इसकी पट्टियां बनाना शुरू करें उत्तरी क्षेत्र भावर क्षेत्र के ऊपर से शिवालिक श्रेणी की, तो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है। ये वो 7 जिले कौन कौन से जहाँ शिवालिक श्रेणियां हैं? देखो, देहरादून 1, पौड़ी 2, टिहरी 3, अल्मोड़ा 4, चंपावत 5, नैनीताल 6 और हरिद्वार 7। इन 7 जिलों में आपकी शिवालिक श्रेणियां फैली हुई, यानी कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इन 7 जिलों में मिलती है। ठीक है। ऐसी सेम शेप वाली पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोला और मिसमी की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र की। हमारी अभी देखिए हमने कौन कौन सी शिवालिक श्रेणी और भावर क्षेत्र। अब देखते हैं हम शिवालिक श्रेणी के उत्तरी हिस्से में और मध्य हिमालय के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित हमारा दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र। दून या द्वार क्यों लिखा है? क्योंकि दून यानी कि पश्चिमी हिस्से में उत्तराखंड के जो पश्चिमी जिले हैं वो इस एरिया को दून बोलते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है कुमाऊं क्षेत्र वहां इसे द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है आपकी 24 से 32 किलोमीटर, और इस दून क्षेत्र में जो पहाड़ियां मिलती वो मिलती है आपके 750 से 1200 मीटर लंबी। ठीक है। पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार। और इनमें क्या होता है कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच से जो सुसवा और आसन नदी, जो हमने शिवालिक क्षेत्र में भी बताई थी, सुसवा और आसन नदियां इस दून क्षेत्र में, इस घाटी का जो शेप आपको बता दें कुछ इस तरह की से। ठीक है। और इसके बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा दून क्षेत्र है, जो कि कृषि के लिए उपजाऊ होता है। क्योंकि यहाँ पर अब सुसवा और आसन नदियां क्या करती हैं, एक अवसाद लाती है बालू कंकड़, जो कि खादर टाइप के होते हैं, और ये कृषि के लिए काफी उपजाऊ होते हैं। ठीक है। और इन क्षेत्र में दून एवं द्वार क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड में इन नामों से कई चर्चित नाम है। उनमें से हम आपको बताते हैं कौन कौन से। ले लेते हैं देहरादून से, देहरा। ठीक है। ये कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र में देखिए, देहरादून सबसे प्रसिद्ध एरिया है, यानी कि इन नामों से देहरादून जो है इसकी जो इस क्षेत्र में दून क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई और लंबाई कितनी है? लगभग 75 किलोमीटर लंबा और 24 किलोमीटर चौड़ा। ये औसत जो हमें दून क्षेत्र की दिख रही है, इसी एरिया में ये हमारा देहरादून है। कौन सा हिस्सा है? जो देहरादून है उसकी औसतन हम जो चौड़ाई और लंबाई मानते हैं, लंबाई 75 किलोमीटर मान लेते हैं औसतन, और 24 किलोमीटर चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है। ये हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध हैं।
देहरादून, ये स्वयं में देहरादून में स्थित है ये जिला। कोठरी और चौखमा, कोठरी और चौखमा जो है आपके पौड़ी जिले में है, ठीक है। और हर की दून जो है काफी ट्रैकिंग के लिए फेमस दून जो है हर की दून, ये पड़ता है आपके उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। ट्रैकिंग के लिए आपके पास चमोली से औली है, तो उत्तरकाशी के हर की दून में भी यहाँ पर काफी पर्यटन स्थल अच्छे से देखा जाता है। पछुआ और पाटली दून जो है ये पड़ते हैं हमारे नैनीताल क्षेत्र में। ठीक है, तो दून और द्वार क्षेत्र की हमने क्या बात की थी कि ये जो क्या है 700 से 1200 मीटर औसतन लंबाई मिलती है, 24 से 32 किलोमीटर आपको चौड़ाई मिलती है, ठीक है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में दून क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर सुसवा और आसन नदियां जो अवसाद लेके आती है, खादर टाइप की मिट्टियां, वो क्या करती है इस क्षेत्र को कृषि के लिए महत्वपूर्ण उपजाऊ प्रयोग में लाती है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख कृषि है वो होती है आपकी धान के लिए। किस चीज के लिए? धान के लिए ये क्षेत्र काफी प्रसिद्धि में रहता है। और इन्हीं नामों से दूसरी बात, पश्चिमी क्षेत्र में इसे दून बोला जाता है और पूर्वी क्षेत्र में द्वार बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला हमने कि जो दून क्षेत्र है पश्चिम में दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं वो आपको द्वार बोलते हैं इस क्षेत्र को, और पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि गढ़वाली हिस्सा से क्या बोलते हैं? दून क्षेत्र बोलता है। इन दून और द्वार नाम से उत्तराखंड में कई पर्यटक स्थल अच्छे स्थान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 75 किलोमीटर एवरेज लंबाई और 24 किलोमीटर एवरेज चौड़ाई वाला देहरादून सबसे प्रसिद्ध दून उत्तराखंड में माना जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पाटली दून और पछुआ दून, ध्यान दीजिए, पाटली और पछुआ दून जो है नैनीताल में है, और इस नैनीताल में जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है उसी के मध्य में बसा हुआ है आपका ये पाटली दून, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपका कोठरी और चौखमा, कोठरी और चौखमा पौड़ी में पड़ता है, और हर की दून जो कि उत्तरकाशी आराकोट बगान क्षेत्र की ओर हर की दून ये पड़ता है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए काफी फेमस है ये जगह। आज हमने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, उन 8 प्रकार के, कौन कौन से 8 प्रकार? गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी, दून क्षेत्र, मध्य या लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये सारी चीजें। और अब जो हमारे आगे वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी मध्य हिमालय से मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। मध्य हिमालय से और लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय से यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के पर्वत, पठार, बुग्याल और नदी, ताल, झरने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।